सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें सिपरी की रिपोर्ट अभी जारी हुई है, जिसमें बताया गया है किस देश ने कितना खर्चा किया है अपनी सेना के ऊपर, हथियारों के ऊपर। ठीक है। कनाडा के नए पीएम बने हैं मार्क कॉर्नी। विश्व बैडमिंटन महासंघ की नई दूसरी दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसमें I4C मतलब साइबर क्राइम को भी शामिल किया गया है। ठीक है। ईडी पहले से थी, ईडी को इसी एक्ट से पावर मिलती है। पंडित चतुरलाल जी के अभी जन्म शताब्दी पर डाकघर ने स्मारक टिकट जारी किया है, तो इनके बारे में हम देखेंगे अभी। और ब्यास NAV मोबाइल ऐप जारी किया गया है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, तेज रफ्तार से सैन्य ताकत बढ़ा रहा है भारत। पाकिस्तान से लगभग 9 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं हम अपनी सेना पे। और पाकिस्तान कह रहा युद्ध करेंगे हम, क्या ही करेंगे, ये पता नहीं कहाँ जाएंगे। इनका भविष्य तो मुझे नहीं दिख रहा। चलो करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो, ये आपका फुल फॉर्म हो गया सिपरी का। तो सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखो, तो कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है अभी? सिपरी की रिपोर्ट जारी हुई। इसका फुल फॉर्म अगर आपको देखना हो तो ये लिखो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए, भले याद ना हो, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑप्शन देता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। देखो, ये एनुअल रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो एनुअल रिपोर्ट है ये जो जारी हुई है अभी। तो कौन सी रिपोर्ट है? उस रिपोर्ट का क्या नाम है? मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब सैन्य खर्च। ठीक है, तो क्या बताता है? सैन्य खर्च मतलब कौन सा देश कितना अपनी सेना पे खर्च कर रहा है। तो सैन्य खर्च की रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान कहाँ से जारी होती है? स्टॉकहोम से। ठीक है। सॉरी। तो स्टॉकहोम से ये रिपोर्ट जारी होती है। स्टॉकहोम में मतलब स्वीडिश थिंक टैंक द्वारा। ठीक है, तो स्वीडिश थिंक टैंक। ठीक है, स्वीडिश थिंक टैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, टैंक है ये, थैंक क्यों लिख दिया? चलो इसको फिर से लिखो। तो स्वीडिश थिंक टैंक। ओके, चलो, तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पहले नंबर पे तो आपको यूएसए हो गया, इसने कितना खर्चा किया है अभी पहले लिख लो। दूसरे नंबर पे हो गया चीन हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे चीन हो गया। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आपका रूस। चौथे पे आपका जर्मनी हो गया। और आपका पाँचवें नंबर पे कौन है? भारत। ठीक है, तो भारत हमारा पाँचवें नंबर पे। और क्या पाकिस्तान कौन से? 29वें नंबर पे। 29वें नंबर पे पाकिस्तान है। ठीक है, तो अब देखो किन्होंने कितना खर्च किया? तो यूएसए ने खर्च किया है लगभग $997 बिलियन। इतना पैसा खर्च किया इसने अपनी सेना पे। मतलब जो वर्ल्ड में खर्चा हुआ है उसका 37% अकेले यूएसए ने खर्च किया है। देख रहे हो कितना पैसा खर्चा करता है। चीन ने कितना किया है? चीन ने किया है, जो वर्ल्ड करता है उसका लगभग 12% खर्चा चीन ने किया है। रूस ने कितना? 5.5% वर्ल्ड का। ठीक है, और जर्मनी ने 3.3% जर्मनी करती है। और भारत 3.2%। ठीक है, तो वर्ल्ड का 3.2% खर्चा भारत करता है। भारत ने कितना खर्चा किया है? लगभग $86.1 बिलियन। ठीक है, तो इतना खर्चा किया है भारत ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत का ट्रेंड क्या रहा है? पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दो, इन्होंने क्या ही किया है, इनका लिख लो ऐसे। तो कितना खर्चा किया है? $10 बिलियन। ठीक है, तो पाकिस्तान का खर्चा है $10 बिलियन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये कितना है? अब देखो, मैं वर्ल्ड का बता दूं एक बार, वर्ल्ड में क्या सीन चल रहा है। तो वर्ल्ड में कितना खर्चा हो रहा है? तो वर्ल्ड में खर्चा हो रहा है, देखो, तो वर्ल्ड में ग्लोबली 2024 में कितना खर्चा हुआ? 2024 में खर्चा हुआ लगभग $2.46 ट्रिलियन। ठीक है, और 2023 में कितना हुआ था? 2023 में हुआ था $2.24 ट्रिलियन। मतलब ये भी बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, तो मतलब ये 2024 में था ना 1.9% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, मतलब वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 1.9% हम लड़ने झगड़ने के लिए हथियार खरीदने में खर्चा कर देते हैं। 2023 में ये ट्रेंड क्या था? 2023 में था 1.8% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का 1.8%, और 2022 में 1.6%। उतना पीछे नहीं जाने की जरूरत। ठीक है, तो ये देख लो, ये आपने देख लिया। अब मैं आपका भारत का कराता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो ऊपर के टॉप 5 कंट्री हैं, टॉप 5 देश हैं, वर्ल्ड का 60% पैसा यही लोग खर्चा करते हैं सैन्य खर्च में। ठीक है, आओ चलो भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत का कौन सा स्थान आ गया? तो भारत का स्थान है खर्चे में 5वां स्थान। ठीक है,
अब भारत में ट्रेंड क्या रहा है, मैं ट्रेंड कहाँ लिख दूँ यार, और यहाँ पर मैं भारत के बारे में लिखता हूँ, ठीक है, तो यहीं से देख लेना। तो भारत के बारे में क्या ट्रेंड है, ठीक है, तो भारत के बारे में आओ यहाँ पर करते हैं भारत का, ठीक है। तो भारत ने कितना खर्चा किया है, तो 86.1 बिलियन डॉलर, ठीक है, तो 86.1 बिलियन डॉलर 2024 में खर्चा किया है। तो 2023 से इसने तो 1.6% इंक्रीज हुआ है ये 2023 से, मतलब पिछले साल से 1.6% इंक्रीज हुआ है, जबकि 42% इंक्रीज हुआ है 2015 से। अगर 2015 से हम कवर करें तो 42% ज़्यादा हम हथियार में खर्चा कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत कितना है, पाकिस्तान का 9 गुणे पाकिस्तान के 9 गुना ज़्यादा खर्चा करता है भारत, ठीक है। तो ये आपको इतनी भारत के बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, फायर पावर इंडेक्स पता है ना आपको, तो फायर पावर इंडेक्स, तो इसका क्या मतलब है, मतलब कौन से देश की मिलिट्री कितनी मजबूत है। तो इसमें इंडिया का स्थान क्या है, इंडिया का स्थान चौथा है, और पाकिस्तान का कितना, पाकिस्तान का 12वां स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और पाकिस्तान को लड़ना है हमसे, देखो मतलब कह रहे हैं हम तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं, और इनकी मतलब मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता, बट समझ गए होगे तुम लोग, चलो ठीक है। तो मतलब इनकी ऐसी तैसी हो रखी है, लेकिन मान नहीं रहे। तो देखो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट 997 बिलियन डॉलर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना है 314 बिलियन डॉलर, तीसरे नंबर पे रशिया 149 बिलियन डॉलर, चौथे पे जर्मनी 88.5 बिलियन डॉलर, और पाँचवें पे अपने इंडिया 86.1 बिलियन डॉलर, ठीक है। छठवें पे आपका यूके है, फिर सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, फ्रांस और जापान 10वें नंबर पे, ठीक है। तो ये देख लो, ये आपके टॉप 10 हैं जिन्होंने खर्चा किया है पैसा अपने सैन्य पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मार्क कॉर्नी ने किस देश का संघीय चुनाव जीता है। भैया ये कनाडा के हैं, ठीक है। कनाडा में क्या सीन है, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। तो कनाडा में देखो 2 पार्टियाँ, एक तो हो गई लिबरल पार्टी, तो लिबरल पार्टी हो गई, दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी, ये दोनों पार्टी, इन दोनों पार्टी में से जीतने वाली पार्टी कौन है, जीतने वाली विनर कौन है, विनर है लिबरल पार्टी। लेकिन देखो यहाँ पर किसी को मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बहुमत के लिए आपको कितना चाहिए सीट यहाँ, तो बहुमत के लिए आपको चाहिए लगभग 172 सीट, 172 सीट चाहिए बहुमत के लिए, बट ये बहुमत किसी को नहीं प्राप्त हुआ। बट यहाँ के लिबरल पार्टी से जो मार्क कॉर्नी हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, कनाडा के साथ हमारे अच्छे संबंध बनते हैं बिगड़ते हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मार्क कॉर्नी ने कितनी सीटें मिली, तो 165 प्लस सीट मिली, और इन्हीं को विजेता माना जा रहा है, ठीक है। तो इनको भी नया पीएम बनाया गया कनाडा का, कनाडा के नए पीएम है कॉर्नी बेंस, कनाडा इलेक्शंस, ठीक है। तो अभी ये हाल ही में इलेक्शन जीत चुके हैं। अच्छा पुराने कौन थे, प्रीवियस नंबर के कौन थे, जस्टिन ट्रूडो। अच्छा इनके बारे में मैंने आपको एक कहानी बताई थी ना, ये क्यों इस्तीफा दिया था इन्होंने, जस्टिन ट्रूडो ने, इनको ट्रंप साहब ने कहा था, जैसे वो प्रेसिडेंट का उन्होंने शपथ ली, ट्रंप ने कहा या तो आप कनाडा को यूएसए का 51 नंबर का प्रांत बना दो, मतलब यूएसए में 50 स्टेट है, तो कह दो 51 नंबर का स्टेट बना दो यूएसए का, या तो निकल लो तुम। तो ट्रूडो साहब ने कहा हम निकल लेते हैं, ठीक है। मतलब इनको छुजाना पड़ा, ट्रंप की डर से जाना पड़ा, ये है, ठीक है ये। अच्छा कनाडा के बारे में पता है आपको, कनाडा, चलो तो कनाडा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब आप कनाडा का मैं चलो यहीं पर देख लेते हैं कनाडा के बारे में कुछ। तो यहाँ की कैपिटल क्या है, कैपिटल आपकी क्या है, कैपिटल आपकी हो गई, कैपिटल बताओ, कैपिटल है आपकी ओटावा। तो कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा कैपिटल है, तो ये आपको पता है। यहीं पर एक विनीपेग जो मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है ना, कनाडा में ही है, गेहूं की मंडी है विनीपेग मंडी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस लिए हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को, ये किस लिए, ओजोन के लिए, तो ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहीं पर एक अथावास्का झील है, अथावास्का झील, ये किस लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए, ठीक है। तो यूरेनियम के यहाँ पे भंडार मिलते हैं, यूरेनियम भंडार अथावास्का झील में, ठीक है। चलो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये आपका कनाडा है, ओटावा। अच्छा यहीं पर एक और, भारत ने कनाडा से क्या उधार लिया था, भारत ने कनाडा से उधार लिया था अर्धसंघात्मक क्वासी फेडरलिज्म, है ना। तो अर्धसंघात्मक व्यवस्था जो है भारत की, तो वो हमने कनाडा से ही लिया है, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था, तो अर्धसंघात्मक व्यवस्था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलो एक और देश है, आप ये देख रहे होगे मैप में, इसके बारे में आपको पता है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, यहाँ के अभी नए पीएम बनाए गए हैं, यहाँ के भी पीएम नए बनाए गए हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है कमला प्रसाद, ठीक है। तो कमला प्रसाद इनका नाम है, कमला। देखो तो अभी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट भारत आए थे। भारत किस लिए आए थे? भारत आए थे ये, अच्छा यहाँ की कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है, तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ भारत किस लिए आए थे? तो भारत में आए थे, उड़ीसा में आए थे, किस लिए? प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, है ना। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ये चीफ गेस्ट थे, ठीक है। तो आपको ये बताना प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, आपके लिए आंसर है। अच्छा एक और आपके लिए होमवर्क है, ये कौन सी लाइन है तो कितनी डिग्री अक्षांश है, ठीक है। तो ये कितनी डिग्री अक्षांश है जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। आपको ये पांचों झीलों के नाम पता ही होंगे, ठीक है। चलो तो आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका संबंध किस देश से है, ठीक है। तो ये देखो किसको अध्यक्ष, तो BWF, तो BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड, ठीक है। तो मतलब इसको क्या फुल फॉर्म हो, तो विश्व बैडमिंटन, तो विश्व बैडमिंटन, ठीक है, विश्व बैडमिंटन महासंघ, ठीक है। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है, मतलब इसकी स्थापना कब होती है पहले तो ये बताओ। स्थापना होती है इसकी कब? स्थापना होती है 1934 में, 1934 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका कोलालमपुर। अब कोलालमपुर है तो कोलालमपुर है, और ये कहाँ की कैपिटल है? ये कैपिटल है आपकी मलेशिया की, ठीक है। तो मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ की करेंसी पता है आपको? मलेशिया की करेंसी का बताओ, तो मलेशिया की करेंसी क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता हो कि अभी इसकी हाल ही में नई हेड बनी है, कौन हेड बनाया गया है, किसको बनाया गया है? तो खुनयांग, लिखो खुनयांग, ऐसे मत लिखो तुम लोग, लिखो खुन नियंग, ठीक है। तो खुनियंग लिख लो, हिंदी में लिख लो, ऐसे लिख लो, ये ऐसे ऐसे नाम रहे इनके। चलो तो खुनियंग और इनका पटामा, ठीक है। तो खुनियंग पटामा इनका पूरा नाम है। तो इनको बनाया गया हेड, और ये सेकंड महिला हेड है, ठीक है। दूसरी बार किसी महिला को हेड बनाया गया है इसका, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला की बैडमिंटन का महासंघ का, ठीक है। तो ये अब इनको कब से कब तक बनाया गया? 2025 से 2029 तक इनको बनाया गया है, ठीक है। 2025 से 2029 तक इनको हेड बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना। चलो अब ये इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध है आपका थाईलैंड से। तो थाईलैंड से इनका संबंध है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक, ठीक है। तो बैंकॉक, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। अच्छा और ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। थाईलैंड से इनका संबंध है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो ये देखो आपके लिए हार्ड शेप में, आपके लिए ही है, बस पढ़ाई करो। अच्छा करेंसी क्या? कोलालमपुर, इसकी करेंसी, मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट। रिंगित इसकी मुद्रा है, ठीक है। तो मलेशिया की क्या मुद्रा है? रिंगित। तो रिंगित इसकी मुद्रा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब थाईलैंड का देखो ये मैप है। थाईलैंड के बारे में कुछ और, यहाँ की कैपिटल आपको पता चलेगा, बैंकॉक यहाँ की कैपिटल है, बैंकॉक यहाँ की कैपिटल है, ये आपको पता ही है। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी थाईलैंड की करेंसी है बाहट। बाहट यहाँ की मुद्रा का नाम है, बाहट यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तो थाईलैंड की लैंग्वेज है थाई, तो थाई लैंग्वेज है यहाँ की। और क्या जान सकते हैं? इसको हम सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। तो सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश, ठीक है, थाईलैंड को कहा जाता है। और यहीं पर अभी हाल ही में बिम्स्टेक का 6वां जो सम्मेलन हुआ था ना, 6वां, तो 6th समिट जो यहीं पर हुई थी, थाईलैंड में हुई थी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको थाईलैंड के लिए ध्यान रखना है। और थाईलैंड रबर उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, फर्स्ट है रबर उत्पादन में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में पहला स्थान है थाईलैंड का रबर उत्पादन में। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे व्यास NAB मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? देखो तो अभी हाल ही में कौन सा सम्मेलन हुआ है? मत्स्य पालन, ठीक है। तो मत्स्य पालन सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो मत्स्य पालन सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका होस्ट कहाँ, पहली बात कहाँ आयोजित हुआ है? तो होस्ट है इसका, होस्ट आपका मुंबई। तो होस्ट आपको मुंबई ध्यान रखना है। तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। किसने किया है? किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा। तो मत्स्य कैसे लिख गया? तो मत्स्य पालन मंत्रालय, ठीक है। तो मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा इसका इसका आयोजन किया गया है। इसके मंत्री कौन है? मंत्री का नाम लिखो राजीव रंजन जी। तो राजीव
रंजन जी, या इन्हीं को हम लल्लन सिंह के नाम से जानते हैं, तो राजीव रंजन जी को लल्लन सिंह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या स्टार्ट किया गया, इसी में पाँचवीं समुद्री जनगणना, तो पाँचवीं समुद्री जनगणना स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो पाँचवीं समुद्री जनगणना स्टार्ट की गई है, ये स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो इसमें जो डेटा हम कलेक्ट करने वाले हैं, डेटा जो कलेक्ट होगा, ठीक है, देखो, तो पाँचवीं समुद्री जनगणना स्टार्ट हुई है, तो इसका जो डाटा इससे कलेक्ट होगा, उस डाटा को हम किस मोबाइल ऐप के थ्रू अपडेट करेंगे, तो व्यास NAV, ये इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो विलेज जेटी अप्रेजल, ठीक है। तो विलेज जेटी अप्रेजल, तो विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर के नाम से जाना जाएगा, नेविगेटर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये कम से कम किस में काम करने वाला है, कितने राज्यों में, तो 9 तटीय राज्यों में काम करोगे। 9 जो तटीय राज्य हैं आपके, 9 तटीय राज्यों में काम करेगा, ठीक है। तो 9 तटीय राज्यों में काम करेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जनगणना, इसका राइट आंसर है। अच्छा, भी डॉल्फिन जनगणना भी हुई थी, डॉल्फिन गणना हुई थी, तो इसमें टॉप पे कौन था, तो डॉल्फिन गणना में पहले नंबर पे यूपी था, आपका यूपी था। अच्छा, ये गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, तो गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो ये बताओ, राष्ट्रीय जलीय जीव बताओ। तो ये 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को 2009 को, तो 5 अक्टूबर को इसीलिए डॉल्फिन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये देखो, भारत के तटीय राज्य कितने राज्य हैं, एक गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 9 राज्य हैं। अच्छा, टोटल तटीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा भारत की टोटल तटीय सीमा कितनी है, लगभग 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी है तटीय सीमा। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा का मैक्सिमम है आपकी गुजरात की, मैक्सिमम गुजरात की, देन आपकी दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और मिनिमम कहाँ की है, तो मिनिमम आपकी गोवा की, ठीक है। तो मिनिमम गोवा की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत किसे शामिल किया है। देखो, इसका शॉर्टकट क्या होता है, PMLA। आप PMLA एक्ट के बारे में आपने खूब सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब समझ आ गया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया इसका एक्ट। ये कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो अब देखो, काले धन, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लैक मनी होती है आपकी, ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने, ये क्या लिख रहा हूँ, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो व्हाइट मनी, अब इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको, ये जो होता है ये सिस्टम, इसको रोकने के लिए, तो 2002 में ये एक्ट पारित हुआ, 2002 में ये एक्ट लाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, PMLA, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम, ठीक है। तो यही इसका फुल हिंदी में फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये ब्लैक मनी होती है जिस पे हम टैक्स नहीं देते, टैक्स हम पे नहीं करेंगे, तो उस मनी को हम ब्लैक मनी कहते हैं। तो ये ब्लैक मनी को जो व्हाइट मनी में आप कन्वर्ट करते थे, तो इसको रोकने के लिए PMLA एक्ट लाया गया 2002 में, ठीक है। 2002 में ये एक्ट लाया गया। तो इसमें, अच्छा, इससे पावर, इस एक्ट से पावर किसको मिलता था, तो इस एक्ट से पावर मिलती थी आपके ईडी को। ईडी मतलब क्या, प्रवर्तन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, मतलब प्रवर्तन निदेशालय, तो प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। तो प्रवर्तन निदेशालय आपने खूब सुना होगा, इंडिया में ईडी ने क्या बवाल मचा रखा था, अभी केजरीवाल के पीछे लगी पड़ी थी, है ना। तो इसको ईडी को पावर मिलती है इससे, ठीक है। अब इसमें नया कौन शामिल हो गया, इसमें नया शामिल होने वाला है, शामिल कौन हुआ है, इसमें शामिल हुआ है I4C। I4C इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले तो यही लिखो, इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम, ठीक है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये I4C का मतलब हो गया, मतलब भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, हिंदी में ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है I4C, इसको शामिल कर दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2024 से इसको होम मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, ये दोनों, इसमें ईडी और I4C, ये दोनों आपस में जानकारी साझा करेंगे। तो जानकारी साझा करके काम करने वाले हैं, ठीक है, साझा
करेंगी और काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी, I4C करेक्ट आंसर है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की है। इनका संबंध किससे था? देखो पंडित चतुरलाल, तो पंडित चतुरलाल, देखो इनका नाम आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है, पहली बार सुना होगा, क्या पता इसीलिए डाक टिकट जारी किया गया ताकि आप इनका नाम सुनो, है ना। देखो ये फेमस तबला वादक है, तबला वादक थे, सॉरी, ठीक है, तो फेमस तबला वादक थे, ठीक है। तो इनको यह ध्यान रखना है, इनकी जन्म शताब्दी पर अभी डाक टिकट जारी किया गया है, जन्म शताब्दी, तो जन्म शताब्दी पर डाक टिकट। अब अच्छा, ये मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं है ये, मतलब इनका भी काफ़ी नाम था अपने ज़माने में, ठीक है। तो अब किस लिए नाम था? क्योंकि 1959 में, तो 1959 का साल था, तो ऑस्कर में नामांकित किया गया था इनको। तो ऑस्कर में नामांकित होने वाले ये पहले भारतीय तबला वादक थे, तो पहले भारतीय तबला वादक थे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो इन्होंने परफॉर्म किसके सामने किया था 1962 में? तो 1962 में इन्होंने महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, तो जो महारानी थी आपकी एलिजाबेथ, इनके सामने परफॉर्म किया था, एलिजाबेथ के सामने ये परफॉर्म किया था, ठीक है, मतलब इन्होंने अपने प्रस्तुति दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध कहाँ से है? उदयपुर से, ठीक है। तो उदयपुर से इनका, उदयपुर राजस्थान से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तबला वादन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इतनी बातें इनके बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का पहला AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया? देखो ये इसका चयन किसके बेस पे होता है? तो बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस होगा? बेस्ड ऑन डीप सीक जो AI है। तो डीप सीक जो चाइना का AI है, डीप सीक AI, ये आपको पता है ये चाइना का है। तो चाइना इसी AI पे ये बेस होगा और इसका क्या नाम होगा? सरबम AI, ठीक है। तो इसका नाम होने वाला है सरबम AI, ठीक है। तो सरबम AI का नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता साजिद एन करुण का निधन कहाँ हुआ है? देखो ये इनका निधन अभी हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो केरल तिरुवनंतपुरम में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको अभी केरल सरकार ने JC डेनियल अवार्ड दिया था, JC डेनियल अवार्ड, ठीक है। JC डेनियल अवार्ड इनको केरल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका संबंध किससे? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से इनका संबंध है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए किसकी अगुवाई में अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है? तो कौन है इसके हेड होने वाले हैं? तो BBR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो इनको अध्यक्ष बनाया गया, इनको हेड बनाया गया है। अच्छा, इनको पता है ये नीति आयोग के CEO हैं, है ना, नीति आयोग के CEO हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान ही है, ठीक है। और ये फोकस किस पे करने वाले हैं? फोकस किस पे करें? एक तो MSME सूक्ष्म उद्योगों पे करेंगे, MSME पर फोकस होगा, क्वालिटी पर फोकस होगा, तो क्वालिटी पर फोकस होगा, टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा, टेक्नोलॉजी पर, और आपकी लागत कम हो, ठीक है। तो लागत कम हो, इन सब पर फोकस होने वाला है, और स्किल लेबर, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर पर फोकस होने वाला है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? देखो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में बेचने के लिए किसके साथ? स्विगी इंस्टामार्ट। तो स्विगी इंस्टामार्ट के साथ समझौता हुआ है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है आज की क्लास में, ठीक है। चलो सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।